यूपीपीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयाग माईएस में स्वागत है मित्रों। और आप इस समय अपने परीक्षा के पूरे परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पीसीएस के लिए। पीसीएस में अगर आप इस साल में देखेंगे तो 2007 सीटों की संख्या पर्याप्त रूप से है। और अगर आप 2024 को आप चाहते हैं कि मुट्ठी में लेना चाहते हैं तो आप अपने ऊर्जा को बिल्कुल केंद्रित करते हुए लेकर के चलिए। और आपको बता दें कि आपकी परीक्षा जो 27 अक्टूबर को होने जा रही है यूपीपीसीएस 2024, इसका मेंस कब होगा आप इसको भी टारगेट नहीं। आपका मेंस जनवरी में नहीं होगा, इसलिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। आपको प्रीलिम्स देने के साथ मेंस के आपको बिल्कुल रेडी रहना है। आपको इस तरीके से अपनी तैयारी को तेजी से आगे बढ़ाते रहना है जिससे आप प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सभी भी क्वालिफाई करके चले जाओ। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सीटों की संख्या आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। आपके परीक्षा के पहले तक सारी सीटें क्लियर हो जाएंगी और ये सीटों की संख्या लगभग 1000 हो जाएगी। 800 प्लस सीटें कंफर्म है, इस पर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और मुख्य परीक्षा की तिथि क्या होगी? जनवरी में है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपका मेंस भी होगा, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो एक तरीके से समझ लीजिए मेंस की तिथि आपकी घोषित है, तो प्रीलिम्स और मेंस बाकी मेंस आपका जनवरी में हो जाएगा, तो फिर इंटरव्यू आपका अप्रैल में पड़ेगा। अप्रैल में आपका इंटरव्यू पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो अपनी प्रिपरेशन को आप बढ़ाने के क्रम में तेजी से आप लेकर चल रहे हैं अपने सारे सब्जेक्ट को। आप इसके इसी क्रम में आज हम लोग अपने इस टारगेटों के साथ लेकर चलेंगे। प्रस्तावना और उससे जुड़े प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, प्रस्तावना से जुड़े प्रश्न क्या क्या होते हैं, इस क्लास को आप देखिएगा पूरा। आप देखेंगे आनंद आ जाएगा अपनी पूरी क्लास में। भले आपने कई बार देश का पढ़ा होगा, प्रस्तावना आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस पूरी क्लास में जरूर देखिएगा। देश के प्रस्तावना क्या होता है, इस पूरी पृष्ठभूमि आपके प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग प्रीलिम्स में आपके यहाँ से प्रश्न आते हैं और मेंस में यहाँ से प्रश्न आते हैं। इंटरव्यू में तो आपसे पूछा ही जाता है, इंटरव्यू में तो आपसे उद्देश्य का ही पूछी जाती है। इन उद्देश्य का ये बताइए तो तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है आपको इसमें, अगर आप इसको देख लें तो कम से कम ये तो मान करके चलिए ही उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसे भी हम बहुत ही कम समय में आपको पूरा रिवीजन करवा देंगे। देश का उदय और विकास हम देखेंगे, उदय और विकास देश का उद्देश्य पर जो न्यायिक विवाद है इसको देखा जाएगा। न्यायिक विवाद है समय समय पर ये क्या क्या है, कई बार पूछा गया है। उद्देश्य यदि प्रस्तावना और जो विद्वानों के विचार है बहुत बार पूछा गया है। विद्वानों के विचार, उद्देश्य का के शब्दों की जो व्याख्या है, प्रमुख शब्द है, इस शब्दों की व्याख्या है ये देखेंगे। फिर आप इसका महत्व जानेंगे और फिर इसकी आप आलोचना भी करेंगे। आलोचना और महत्व ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूपीपीसीएस का ये टारगेटेड बैच है और आप
देख रहे हैं प्रस्तावना उद्देश्य जो आपके प्रीवियस मेंस इंटरव्यू सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसका आज के लिए। आप जानते हैं संसार भर में उद्देश्य का लगभग जितने भी आपके डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो भी लोकतांत्रिक देश है, उनके यहाँ जहां भी लिखित संविधान है, लिखित संविधानों में उद्देश्य का समावेश किया गया है। हम सबसे पहले बात करें उद्देश्य की प्रस्तावना की। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में उद्देश्य की सबसे पहले बात की गई थी। तो उद्देश्य की शुरुआत में होती है। क्या अर्थ है उद्देश्य या प्रस्तावना का आशय क्या है? इसे संविधान प्रस्तावना वह है जो किसी भी संविधान के लक्ष्य और आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य भारतीय संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों व लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। संविधान के आदर्शों को प्रतिबिंबित जो करे, जो प्रदर्शित करे, जो लक्ष्यों को तय करे, जो लक्ष्यों का दर्शन कराए, जो बोध कराए, उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, इतने हम से देख लेते हैं। अगर हम उसकी बात करते हैं हमने बताया अर्थ क्या है। ये संविधान के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हैं। जो भी संविधान के आदर्शों को तय करे या बोध करे, उसी को हम प्रस्तावना की संज्ञा दे सकते हैं, उद्देश्य की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है, देखेंगे उसका आप कह सकते हैं, परिभाषा में आप कह सकते हैं, विद्वानों की परिभाषा यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, कोई विद्वान कहता है कि ये क्या है, ये उत्कृष्ट मस्तिष्कों के उत्कृष्ट चिंतन का परिणाम है। परिभाषा में आप इसमें परिभाषा ले सकते हैं, चाहे आप मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा है। उद्देश्य का क्या है? संविधान की आत्मा है। ठीक है, उत्कृष्ट मस्तिष्कों के उत्कृष्ट चिंतन का परिणाम है, संविधान की कुंडली है। तो ढेर सारे तरीके से इसको परिभाषित भी किया गया है, परिभाषित किया है। फिलहाल आपके परिचय दृष्टिकोण से हम विशेषताएं देखें। प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्देश्य की नहीं है? तो अगर आप विशेषताओं की बात करेंगे, कुछ विशेषताओं को अगर आप देखना चाहें तो आप देखें कि ये आदर्श है, आदर्शात्मक है। पहला पॉइंट है कि उद्देश्य की प्रमुख विशेषता क्या है कि आदर्शात्मक है, जो संविधान का आदर्श प्रस्तुत करती है, संविधान का आदर्श करती है। यह न्यायोचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसे न्यायपालिका द्वारा नहीं करवाया जा सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है, न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता है। ये संशोधनीय है, अर्थात संविधान अर्थात इसे अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये संविधान का ये संविधान का भाग है, ये संविधान का भाग है। तो कई विशेषताएं आप इसको अगर देखना चाहेंगे
तो ये राज्य के लिए और नागरिकों दोनों के लिए, अगर देखें तो राज्य प्लस नागरिक दोनों के लिए कर्तव्य का बोध कराती है। ये राज्य के लिए भी प्लस नागरिक के लिए भी, नागरिक के लिए भी ये कुछ आदर्शों का, नैतिकताओं का बोध कराती है दोनों के लिए। ऐसा नहीं केवल नागरिक के लिए, ये नागरिक और राष्ट्र दोनों के लिए कुछ लक्ष्य तय करती है, कुछ लक्ष्य तय करती है जिसका अनुपालन करना इन दोनों पर निर्भर करता है। राज्य भी इसका अनुपालन करे और स्वयं प्रत्येक नागरिक भी क्या करे, संविधान के उद्देश्य के आदर्शों को आत्मसात करे, उन्हें ग्रहण करे, उन्हें आत्मान्वित करे। तो ये दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, जितना राज्य के लिए उतना ही नागरिकों के लिए, दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण। तो ये विशेषताएं हैं और आपके प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मान लिया पूछ लिया जाए तो दोनों के लिए आपको इसको दिखाना होगा। देखिए आपको किताबों में इस ऊपर नहीं दिया हुआ, आप देखोगे तो विशेषताओं को आपको क्या करना है, देश का संविधान की उसकी विशेषताओं का आपको अध्ययन करना होगा। विशेषता है, अब आते हैं इसका उदय और विकास देखते हैं। इसका उदय और विकास देखें, उदय और विकास देखें तो देखें सबसे पहले अगर हम देखें तो यूएसए में सबसे पहले विश्व भर में यूएसए में कहा हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, अमेरिका के लोग, ये सब जो है ये सब अपने आप में क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। तो सबसे पहले इसका विकास यहाँ देखा जाता है और फिर आप देखोगे इवनों के चार्टर में भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग एक आ गया है। फिर हम देखें तो हमने कहां से लिया है, यूएसए से इसको लिया था, बल्कि इसकी भाषा से आगे देखते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू के एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया और उसी के साथ क्या होता है, संविधान निर्माण प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी जाती है। फिर हम देखते हैं 26 नवंबर 1949 को सबसे अंत में यही पूछा गया है, जब पूरा संविधान के सभी अनुच्छेद भाग 8वां सूचियां तैयार होकर के निर्मित कर ली गई, उस पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया, अंत में इसको जोड़ा गया, सबसे अंत में इसको जोड़ा गया और अंत इसे क्या किया गया, और इसे इसे क्या किया गया, इसे अधिकृत किया गया, इसे आत्मार्पित किया गया। ठीक है, भारत की संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत
अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसे संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, तब 26 नवंबर 1949। तो ये है इसका उदय और विकास। और भी विकास होता है। अब में इसमें क्या कहते हैं, इसके बाद देखते हैं, इस पर न्याय विवाद होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ और क्या होता है, इसे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। 3 नए शब्द क्या होते हैं, आप जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है। 3 नए शब्द क्या होते हैं, ये अपने आप में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो पीसीएस में, यूपीएससी में और भी विभिन्न परीक्षाओं में एक बार नहीं, ये कई बार पूछा गया है। तीनों शब्द कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तीनों शब्द क्या होते हैं, समाजवादी होता है, समाजवादी होता है, पंथनिरपेक्ष होता है और अखंडता। और अखंडता कुछ ये शब्द होते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े जाते हैं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो ये है उद्देश्य का यानी प्रस्तावना के उदय और विकास को है, ध्यान रखिए, ये है उदय और विकास। ठीक है, यूएसए में सबसे पहले देखते हैं रिवेन्यू में, फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, 26 नवंबर 1949 को सबसे से जोड़ा गया और इसे कहा गया कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता से जोड़ दिया। तो ये है इसका उदय और विकास। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप देखेंगे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और हम लोग आगे जब सारे प्रश्नों को हल करेंगे तो देखेंगे। ठीक है भैया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे आते हैं, आगे देखिए, क्लियर हो गया यहाँ तक। आप देखते हैं सब्जेक्ट बहुत बार, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्तावना को न्याय है, प्रस्तावना पर न्याय विवाद क्या हुआ है। तो आप देख रहे हैं डीपीआईएस, जो प्रयागम आईएएस के साथ आप हैं और आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर है। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर को आप संविधान की इस पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं, आप पा सकते हैं। बस इसके लिए आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा संविधान आपको मिल जाएगा और बड़ी क्रमबद्धता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ आपको मिलेगा। बस इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और पूरी क्लास को आप देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं इसके सारे प्रश्नों पर भी चर्चा और भी प्रीलिम्स मेंस के तरीके से, इंटरव्यू के तरीके से, तो आप हमारे जो प्रयागम आईएएस आपको भी डाउनलोड कर लीजिए। सारी चीजें आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, आप इस सेशन में जरूर सहायक बन सकते हैं। आइए देखिए, आगे देखते हैं। बहुत बार आप देखते हैं प्रस्तावना में इतनी बार पूछा गया है, प्रस्तावना में जो न्यायिक निर्णय है, विशेषतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा है, इसके संबंध में आप देखिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसको पालन आता है, इसमें कोई खास नहीं होता। इसको यही कहा जाता है कि उद्देश्य यानी प्रस्तावना हमारी है, ये न्यायोग्य नहीं, इससे हम लागू नहीं करवा सकते, न्यायोचित नहीं है।
इसे प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता, इसे न्यायालय में जाकर के आप प्रवर्तित नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय द्वारा ये आप करवाने योग्य नहीं है। जैसे जैसे आप देखते हैं हमारा राज्य के नीति निश्चित तत्व है, सिद्धांत है, वो भी क्या है, आदर्श है, तो वो भी राज्य की क्षमता पर निर्भर करते हैं, उसे भी आप न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या किया गया कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसे ये नहीं कह सकते कि साहब उद्देश्य में ये दिया हुआ है, इसे ना कर जाए, सारे बच्चों के ना कर जाए, सबको बिना उद्देश्य में पढ़ेंगे क्लास में जाके ये जो कि प्रार्थना हो तो उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। बातें तो बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसको आप अनिवार्य लागू नहीं करवा सकते हैं। ये जो है इम्पॉसिबल नहीं है, ये जो प्रवर्तनीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट होती है माननीय उच्चतम न्यायालय। माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय विद्वान न्यायाधीश ने उद्देश्यता पर न्याय निर्णय करते हुए 1960 में इंद्री वेरुवाणी 1960 में इंद्री वेरुवाणी वाद आता है और उसमें माननीय न्यायाधीश इसकी व्याख्या करते हैं, व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रस्तावना का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ये संविधान को समझने में सहायक है। संविधान को जब नहीं समझ में आए तब आप इसके शब्दों का सहारा ले सकते हैं और उसके एक एक शब्द के माध्यम से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। सब कुछ तो है लेकिन संविधान का भाग नहीं है। ये कहा गया कि उद्देश्य संविधान का भाग ही नहीं है। और जब भाग नहीं है तो संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता जो दोनों नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जब संविधान का कोई भाग, कोई अनुच्छेद, संविधान का कोई अंश समझ में ना आए तब उद्देश्य से उसका सहारा लीजिए, उद्देश्य के माध्यम से उसको समझने में सहयोग मिलेगी, लेकिन वो संविधान का भाग नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें जजों का जो मत रहा होगा वो तो भगवान है, जो कहे वही सही है। तो ये कहा हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके अध्यक्षता में जो बनी हुई कमेटी थी, उस कमेटी का ये महत्वपूर्ण निर्णय था जो संविधान पीठ थी, संविधान पीठ ने अपना महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। ठीक है, फिर आपका गोरखनाथ का वाद आता है। गोरखनाथ का वाद आता है और इस वाद में क्या होता है, माननीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह कहते हैं कि पूर्व का निर्णय तो दोहराया गया लेकिन कहा गया कि संविधान का है। संविधान की आत्मा बन गया लेकिन फिर भी इसका भाग नहीं बना गया। फिर आता है केशवानंद भारती का भाग आता है। फिर आता है केशवानंद भारती का वाद आता है। ठीक है, और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। क्या निर्णय देता है? जानते सबसे बड़ी संविधान पीठ थी अब तक की 13 जजों की संविधान पीठ थी और 13 जजों की संविधान पीठ ने इस पर अपना निर्णय दिया, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। और निर्णय क्या दिया 1973 में
कि देश का संविधान का अनिवार्य हक है, कहा उस देश का संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है, और जब अभिन्न अंग है तो फिर ये आर्टिकल 368 द्वारा संशोधनीय है। अनुच्छेद 368 के माध्यम से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसे आप संशोधित कर सकते हैं, इसे आप संशोधित कर सकते हैं, संशोधनीय। ये रहा, कई बार पूछा गया है। आप और फिर होता क्या मुझे आपको बताया, इसके बाद फिर तो इसका मैं संशोधन से वह संविधान संशोधन आता है, इसमें संशोधन होता है, और संशोधन होकर क्या हो जाता है कि इसमें 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, और वो होते हैं आपके समाजवादी पंथ और अखंडता। ठीक है, ये पूरा देख लीजिए, ये आप याद रखिएगा। एल गोपालन हिंदी में पढ़ी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मिनर्वा मिल्स में भी अगर देखें तो मिनर्वा मिल्स में भी मिनर्वा मिल्स और अन्य सभी प्रस्तावना को क्या मान लिया गया, प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा मान लिया गया, इसे मूल ढांचा मान लिया गया। और लगभग सारे प्रश्न आपके यहाँ से बहुत ढेर सारे पूछ जाते हैं, ये आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। इसी तरीके से आपको याद करना है, संविधान के सारे आर्टिकल, सारे अनुच्छेद, अनुसूचियां आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास ट्रिक है। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपका सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए क्लास तो कुछ आपने देखा, अगर आप देखें तो इसके एक एक शब्दों की व्याख्या देखिए। शब्दों की व्याख्या देखिए। हम भारत के लोग इसे क्या है, हम भारत के लोग, इसका आशय है कि देश की जनता संविधान किसका, संविधान किसको समर्पित है, देश की जनता को समर्पित है। देश की जनता से प्राप्त शक्तियां के द्वारा ही संविधान निर्मित हुआ है। देश की जनता के प्रतिनिधियों ने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया। तो ये संविधान अंतिम क्या है, भारत के लोग हैं, भारत के लोग के लिए सब कुछ है। एक अधिकारी के रूप में भी जब आप कार्य कर रहे हो तो आपका अंतिम उद्देश्य किसके लिए होना चाहिए, हम भारत के लोग के लिए होना चाहिए, देश की जनता के लिए होना चाहिए। हम भारत के लोग, देश की जनता आपके लिए क्या है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, देश की जनता को समर्पित। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या हुआ कि संप्रभुता से युक्त, संप्रभुता से युक्त अर्थात सारी शक्ति देश की जनता में निहित है। और हम क्या हैं, हम आंतरिक और बाह्य रूप से क्या है, स्वतंत्र है। अपना निर्णय लेने में, अपनी नीतियां बनाने में हम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है।
कोई हमारे निर्णय में हमारे नेतृत्व में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आंतरिक के बाहर रूप से हम क्या होता है, हम किसी के दबाव में नहीं, किसी के अधिकार में नहीं है। हम देश की जनता के हितों के प्रतिबद्ध होकर के क्या प्रमुख संपन्न है। और ये सफलता हमें कहां से मिलती है, यह देश की जनता से प्राप्त होती है। तो देश की जनता से प्राप्त होने वाली ये सफलता किसी और में नहीं है, संविधान में नहीं है। संविधान हमारा आधार है और उसी के आधार पर हम उसी के आदर्शों को लेकर के हम चलते हैं, अपनी समस्त नीतियां बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उसी का अनुपालन करते हैं, उसमें क्रियान्वित करते हैं। कि कोई भी शक्ति हमें कोई जो है निर्देश नहीं कर सकती। विश्व का कोई भी देश, संयुक्त राष्ट्र संघ, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी देश हमें हमारे निर्णय से हिला नहीं कर सकता है। हम देश की एकता, अखंडता, देश के स्वाभिमान, देश की जनता के हित को ध्यान में रख करके अपना सारा निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये है राष्ट्रहित। ये हमारा क्या है, हमारा मार्मिक। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण रूप से संपन्न समाजवादी समाजवादी शब्द का जोड़ा गया। ये संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। इसका आशय क्या होता है, इसका आशय होता है एक समतामूलक समाज, एक समतामूलक समाज का निर्माण करना। ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, एक समतामूलक समाज है, जिसमें संसाधनों का ऐसा वितरण किया जाए, समाज के सभी वर्गों में संसाधनों का समुचित रूप से क्या हो, विकास हो। ये है आपका क्या, समतामूलक समाज। पंथनिरपेक्ष अर्थात सभी, पंथनिरपेक्ष कहां से क्या हुआ, पंथनिरपेक्ष कहां से हुआ, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सभी धर्म के साथ राज्य क्या करता है, समान व्यवहार करता है। ठीक है, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि हमारी व्यवस्था क्या है, हमारी शासन प्रणाली कैसी है, लोकतांत्रिक है, जहां जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। ऐसी शासन प्रणाली, ये शासन प्रणाली कैसी हमारे यहाँ प्रतिनिधिमूलक है। इस शासन प्रणाली कैसे है, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली। गणराज्य है हमारे यहाँ, गणराज्य का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब होता है कि वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष है, ये राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्र होता है। और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ तक जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये पद क्या है, प्रत्येक व्यक्ति इस पद पर जा सकता है। तो ये गणराज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक एक शब्दों की व्याख्या है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रमुख संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय है। हम न्याय की बात करें, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है
न्याय की बात करें, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, और राजनीतिक न्याय है। कौन सी न्याय नहीं है? धार्मिक न्याय है। धार्मिक न्याय नहीं है ये। तो कितने प्रकार के न्याय है? ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। यही प्रश्न पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, लोअर में पूछा गया है। ठीक है, और में ये प्रश्न पूछा गया है। संभवतः 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से कई बार एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। कौन सा न्याय नहीं है? धार्मिक न्याय नहीं है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये सारे शब्द हैं, सारे शब्दों की इस तरीके से व्याख्या है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये आपका उद्देश्य का सारे शब्दों की लगभग व्याख्या भी हो गई, आपने को लगभग सब कुछ देख भी लिया है। ठीक है, अगर आप देखें तो उद्देश्य पर कुछ विद्वानों के विचार हुए हैं, क्योंकि मैचिंग करने के लिए आ जाता है, विद्वानों के विचार आ जाते हैं, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इनके विचारों को अगर हम देखें अलग अलग तरीके से, अग्नेश प्रवाकर क्या कहते हैं, हिंदी योगवादी में क्या कहा गया है? बेरुवाणी में क्या कहा गया है कि उत्कृष्ट मस्तिष्कों के उत्कृष्ट चिंतन का परिणाम है। उत्कृष्ट मस्तिष्कों के उत्कृष्ट चिंतन का परिणाम है, जो बेरुवाणी में कहा गया है। अब जो उद्देश्य पर भारत के सिद्धांत पर बहुत अधिक आलोचना नहीं किया है, आलोचना नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने बताया है, ने बताया है तो बताया कि संविधान की कुंजी है, ये संविधान की कुंजी है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं? ये संविधान की आत्मा है। कई लोगों ने कहा वैसे संविधान की आत्मा है, कई लोगों ने कहा है, लेकिन इसमें सबसे मुख्य यही है, सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, यह उसी का कहते हैं कि हम उसी कहते हैं कि राजनीतिक कुंडली है। कि उसी कहते हैं कि राजनीतिक कुंडली है। तो इस तरीके से ढेर सारे प्रकारों में क्या क्या अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या देखी है। तो ये है उद्देश्य और उसके लगभग उससे जुड़े हुए सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं उद्देश्य को एक बार प्रश्न पूछा गया है, कर्म प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना इस पर प्रभाव हम देखें किसका किसका है, इस पर प्रभाव किसका है, इस पर फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव है। स्वतंत्रता समानता का बंधन फ्रांसीसी क्रांति से है, इस पर रूसी क्रांति का प्रभाव है। रूसी क्रांति का भी प्रभाव है, और जो समाजवाद है हमारी वहां से है, इस पर जो है
और इस पर प्रभाव करें तो इस पर जो है अमेरिकी प्रभाव भी है, क्योंकि तो अमेरिकी प्रभाव से तो आ ही है। इंडिया का पूरा उद्देश्य प्रस्ताव यहीं से लिया गया है। साथ ही साथ स्वतंत्रता समानता की बात यही करता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा जुड़ी हुई है। ठीक है, इसकी भाषा जो है, इसकी भाषा और भाव कहां से? ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से। इस सूचना किसकी चीज की देती है? भारत के नाम की सूचना देती है। भारत देश के नाम की बात करती है, भारत और इंडिया की बात करती है। भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। भारत शब्द का प्रयोग जो है, भारत के लोग भारत को 2 बार, पीपुल्स ऑफ इंडिया, तो 2 बार इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये क्या सूचना देती है? ये संविधान के अंगीकरण करने की सूचना देती है। ये संविधान के अधिनियमित होने की सूचना देती है। ठीक है, इसकी सूचना देती है। तो ये है, इस सूचना के स्रोत के रूप में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे लगभग जितना आपने देख लिया है, तो तरीके से मैंने आपका रिवीजन करवा दिया है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में सारे प्रश्न आपको यही समझ जाते हैं जितना हमने रिवीजन करवा दिया, आप देख लीजिएगा। हम इसके प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। हम तक पूछे गए सारे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे लगभग सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये रही उद्देश्य का प्रस्तावना, प्रयोगमल जिसे आप कहते हैं, और इससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य थे, और इन तथ्यों के माध्यम से आप परीक्षा को कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसका आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। तो आप इस पूरी क्लास को DPIS चैनल पर देख रहे हैं, देवप्रयागम IAS ऐप पर देख रहे हैं, और इसके साथ विदेशका की पूरी क्लास पूरी होती है, प्रस्तावना की पूरी क्लास होती है। लगभग हमने पूरे क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया है, जो भी आपका समय लेगा। इस समय में पूरी क्लास पूरी होगी। तो आज की क्लास यही तक, फिर हम लोग आते हैं फिर अगले क्लास को सीधे सीधे आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास